जय हिंद दोस्तों। आप अपनों की पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरे पास आग्रह आ रही थी कि सर समसामयिक मुद्दे पर आप वीडियो बनाइए, क्योंकि जो ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र है उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझना आसान नहीं होता, और क्योंकि आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंट इवेंट्स की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इस कारण से आपकी जो आग्रह थी उस आग्रह को पूरा करने का मेरा प्रयास होगा। लेकिन मेरी भी आग्रह है आपसे। आप सभी कोई जानते हैं कि हम लोग सुबह 7 बजे से ऑफलाइन बैचेज प्रारंभ कर देते हैं, और ऑफलाइन बैचेज यूपीएससी से लेकर विभिन्न पीसीएस एग्जामिनेशन तक संचालित हो रही है। ऐसी परिस्थिति में भी क्योंकि यूट्यूब पे आना आपका ये प्यार था, स्नेह था, इस कारण से हम 2021 में यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे आना कोई मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि एज ए ऑफलाइन क्लासेस को हम संचालित करना प्रथम प्राथमिकता मानते हैं। मेरा मानना है कि यूट्यूब पे कोई बेहतर शिक्षक पूर्णतः समर्पित होकर काम कर पाएगा, ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो दिन भर विभिन्न क्लासेस में लगे रहता है। तो आपसे एक अनुरोध है कि आपके लिए जिस प्रकार की वीडियो हम तैयार करके दे रहे हैं वो संपूर्ण वीडियो होती है। थोड़ा समय हम लेते हैं, लेकिन अगर आप कंटेंट देखेंगे और किसी भी वीडियो से आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा मेरी मेहनत और किसी भी वीडियो को बनाने के पहले मेरा किया गया रिसर्च। आज जब आप कहते हो कि करेंट इवेंट्स, तो करेंट इवेंट्स तो करेंट में चलने वाले सभी इवेंट्स को माना जाता है। घटनाएं प्रत्येक पल घटित हो रही है, वो राष्ट्र में हो रही है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है। उन घटनाओं में से जिन घटनाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्व है, जिन घटनाओं का प्रभाव राष्ट्र और संपूर्ण विश्व में देखा जाएगा, उन्हीं घटनाओं को आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आपसे एक ही अनुरोध है कि आप पूरी वीडियो को देख कर के कमेंट ज़रूर करोगे कि कैसा लगा। आपकी कमेंट ही मेरे द्वारा किए गए प्रयास का प्रतिफल होता है। आप जब मेरी वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, आपने कल मेरी भोजपुरी में पहली बार बनाए गए वीडियो को जो स्नेह और प्यार दिया, वह मेरे मनोबल को बढ़ाने का कारण है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, और आप भी नज़र रखिए कि जिस प्रकार के समसामयिक घटनाओं को हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए ज़रूर फायदेमंद साबित होगी, और आपके सकारात्मक परिणाम में इसकी एक विशेष भूमिका होगी। आज घटनाओं के ऊपर अगर प्रकाश डालें तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पॉलिटिकल भी होती है, सोशल भी होती है, इकोनॉमिकल भी होती है। आप देखोगे आपकी स्पोर्ट्स भी होते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुरस्कार होती है, जो नवीनतम पुरस्कारों से भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सरकारें बदलते रहती है, तो किन राज्यों में सरकार बदल रही है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस देश की सरकार बदल रही है, यह सब समसामयिक मुद्दा होते हैं। आज सबसे पहले तो हम 2020 में हो जाने वाली टोक्यो ओलंपिक, जो कि शुरू होने जा रही है 23 जुलाई 2021 पे, उस पर बात करेंगे। और टोक्यो ओलंपिक तोड़ दो सारे रिकॉर्ड टोक्यो में, ये स्लोगन हो सकता है मेरे द्वारा, या किसी ने कहा जापान में जय हो भारतीयों की, या किसी ने कहा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये जितने भी स्लोगन आते हैं, ये स्लोगन हमारे खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए निकाले जाते हैं। इस स्लोगन के पीछे एक ही मकसद होता है कि हम अपने खिलाड़ियों को प्रेरित कर पाए सफलता का परचम लहराने के लिए। तो सफलता का परचम लहराते हुए देखा जाएगा उन भारतीय खिलाड़ियों के माध्यम से जिन्होंने पुरजोर मेहनत की है, पिछले कई वर्षों की कठिन तपस्या की है, और टोक्यो
में जो खेल आयोजन शुरू होने जा रही है 23 जुलाई, जो कि 364 दिन पीछे है। 2020 में 24 जुलाई 2020 को टोक्यो में 32वां ओलंपिक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना के गंभीर परिस्थितियों के कारण इस खेल के आयोजन में 364 दिन की देरी हो रही है। टोक्यो ओलंपिक में 206 देश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने जा रहे। 11,090 खिलाड़ियों का समूह वहाँ खेल गांव में उपलब्ध रहेंगे। आप भारत की तरफ से पहली बार सबसे विशाल, सबसे बड़ी खिलाड़ियों की टीम जा रही है। 126 खिलाड़ियों का समूह है। हमारे देश से जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या 126 से 2016 में रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील की राजधानी है, वहाँ जो 31वां ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था, वहाँ भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों की संख्या 117 थी। आप टोक्यो में विभिन्न खेल विधाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में कुल जो है 33 खेल स्पर्धाएं होंगी और उन 33 में 18 में भारतीयों को आप भाग लेते हुए देखेंगे और कई ऐसे खेल हैं जिसमें भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी का सकारात्मक परिणाम निकलेगा और हम कई मेडल भारत के लिए लाते हुए इन खिलाड़ियों को देख पाएंगे। लेकिन ओलंपिक में संपूर्णता के साथ चर्चा करने के पहले हम महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। 1960 रोम ओलंपिक में वह सेकंड के 100वें हिस्से से इसलिए चूक गए थे क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे देखने की कोशिश की थी। जो पीछे वो मुड़कर देखे, उसमें लगने वाला अतिरिक्त समय के कारण वह इतिहास रचने से चूक गए थे और उन्होंने जीवन भर इस बात का अफसोस जताते हुए कहा था कि जब भी आप काम करो केवल आगे बढ़ते जाओ, पीछे देखने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए, मुड़कर देखने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। आप काम करते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी जो, क्योंकि आज स्पोर्ट्स पे ही हमारा इशू है, हमारा स्पोर्ट्स टोक्यो ओलंपिक से संबंधित ये क्लास है आप तक पहुँचाने का प्रयास। यशपाल शर्मा जी की आज 13 जुलाई को सुबह 7 बजे मृत्यु हो जाती है। यशपाल शर्मा जी को भी मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। महान आत्माओं को स्वर्ग में ईश्वर जगह दे। आप यशपाल शर्मा जी के बारे में भी जानते होंगे कि 1983 ईस्वी के विश्व कप क्रिकेट में उन्होंने भारत की जीत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। 66 वर्ष के थे और वह लुधियाना से संबंधित हैं। पंजाब के लुधियाना से उन्होंने 42 एक दिवसीय मैच खेली थी, जिस सभी मैच में वो कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए थे। उनके नाम का यह अनोखा रिकॉर्ड है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि उन्हीं के बल्लेबाजी के कारण 1983 ईस्वी में हम लोग फाइनल में पहुंच पाए थे, क्योंकि सेमीफाइनल में उनके द्वारा 61 रन की जो पारी थी वह जीत का कारण बनी थी। 1983 विश्व कप में शामिल सभी खिलाड़ियों में से पहले ये खिलाड़ी हैं जिनकी आज मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है। खेल जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति मानी जाएगी। यशपाल शर्मा जी ने 37 टेस्ट मैच और 42 एक दिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्योंकि खेल से संबंधित इन महान आत्माओं को सबसे पहले श्रद्धा सुमन हम व्यक्त करना चाहते हैं और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में, जहां तोड़ देने हैं सभी रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ियों के माध्यम से। जो अभी तक नहीं हुआ अब वह होगा और सारी दुनिया भारतीय शक्ति को देख करके अचंभित रह जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ओलंपिक जो टोक्यो में आयोजित होने जा रही है, यह 28 जुलाई को प्रारंभ होगी
और 23 जुलाई को प्रारंभ होगी और 8 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। 32वां यह ओलंपिक है जो 2021 में आयोजित हो रही है। 24 जुलाई 2020 को होनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश ये देर हो गई और 2021 में ये आयोजित हो रही है। ओलंपिक का इतिहास यही बतलाता है आपसे कि हम लोग जानते हैं कि पूर्व में जो सैनिक हुआ करते थे वह सैनिक ही विभिन्न प्रकार के विधाओं में भी पारंगत होते थे, जैसे घुड़सवारी हो, तलवारबाजी हो, दौड़ हो, कुश्ती हो। और जब शांति का काल होता था तो राजा उन्हीं सैनिकों के बीच में प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करवाता था और जो सैनिक श्रेष्ठता साबित करने में सफल होते थे उन सैनिकों को राजा के द्वारा पारितोषिक दी जाती थी। वही विधा बाद में 776 BC में प्रथम विधिवत ओलंपिक का कारण बनता है। आपको मालूम होगा 776 BC और AD में अंतर करना आपको जान होना चाहिए कि क्या होता है BC, क्या होती है AD। तो 776 BC में सर्वप्रथम आप देखोगे कि यूरोप, ग्रीस, जो तत्कालिक ग्रीस के नाम से जाना जाता था, यूरोप को हम लोग ग्रीस कहते थे, यूरोप के ओलंपिया नामक शहर में 776 ईस्वी में विधिवत ओलंपिक गेम आयोजित हुई थी। ओलंपिया में वो खेल आयोजन हुई थी, इसीलिए उसको हम लोग ओलंपिक गेम के नाम से जानते हैं। लेकिन बाद के दिनों में देखेंगे कि 394 BC में कहा जाता है, आप देखोगे कि 394 BC ने 394 ईस्वी में 776 BC था, लेकिन 394 ईस्वी में रोम के जो शासक थे उन्होंने ओलंपिक खेल के आयोजन पे पूर्णतः रोक लगा दी और जो ओलंपिया नामक शहर में प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जो आपको गेम आयोजित होती थी उस पर रोम के शासक ने जब 394 ईस्वी में रोक लगा दी तो संयोग देखिए कि कुछ दिनों के बाद आने वाले भयंकर भूकंप के कारण वो ओलंपिया नामक शहर भी ध्वस्त हो गया। और 19वीं सदी में जब विभिन्न स्थलों की खुदाई हो रही थी तो ओलंपिया नामक एक शहर की पुनः खुदाई होती है और खुदाई के उपरांत वहाँ बड़े खेल आयोजन के अवशेष प्राप्त होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप देखोगे कि फ्रांस के पियरे दी कुर्बितेन, बहुत बड़ी नाम है, ये शिक्षाविद हैं, खेल प्रेमी हैं फ्रांस के, इनके प्रयास से 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति गठित की जाती है और उस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ये प्रथम अध्यक्ष होते हैं। फ्रांस के व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का निर्माण किया, गठन किया, लेकिन इसकी मुख्यालय जो होती है लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थापित है। आपके एग्जामिनेशन में अगर ये पूछ दी जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। आप देखोगे कि पियरे दी कुर्बितेन फ्रांस के उस महान व्यक्ति के प्रयास से 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक की प्रथम खेल आयोजन यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था और यह प्रथम आधुनिक ओलंपिक 1896 ईस्वी में। उसके बाद प्रत्येक 4 वर्षों के बाद यह खेल चलता आ रहा है, लेकिन इस खेल को 3 बार रोकना पड़ा है। आपको मालूम होगा 1916 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी, फिर दूसरी बार 1940 ईस्वी में और तृतीय बार 1944 ईस्वी में। यानी कि इस खेल को आप 3 बार स्थगित होते हुए देखोगे। 1916 प्रथम विश्व युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और तृतीय विश्व युद्ध के कारण 1944 ईस्वी में। इस ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है आपको याद होनी चाहिए, CTS, RTS और 4TS।
कमाल का शब्द है। सबसे तेज, अगर हम लोग सीटीएस बोल रहे हैं, लैटिन वर्ड है ये, तो इसका अर्थ होता है सबसे तेज। आरटीएस का अर्थ होता है सबसे ऊंचा, और फोर्टिस का अर्थ होता है सबसे बलशाली। यह हमें और आपको इस बात की सूचना देता है कि हमें श्रेष्ठ होने से नहीं काम चलेगा। हम अपनी जो सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ की बात करता है। बल होने से नहीं, सबसे बल ज़्यादा होने की बात करते हैं। ये हमारे जीवन में भी हम और आप जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, उसमें सबसे तेज होना होगा, सबसे ऊंचा होना होगा और सबसे बलशाली होना होगा। यही है ओलंपिक का आदर्श वाक्य भी, सीटीएस, आरटीएस और फोर्टीएस। इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। जो ओलंपिक की ध्वज है वह 5 छल्लों का है, और ये 5 के 5 छल्ले जो हैं 5 महादेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप अमेरिका महादेश, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश और यूरोप महादेश, ये 5 महादेशों को 5 छल्लों को एक साथ जोड़ करके दिखलाया गया है। और इस 5 छल्लों की जो पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद है, लेकिन इन 5 छल्लों का अलग अलग रंग है। कौन कौन से रंग है? तो लाल है, हरा है, पीला है, काला है और नीला है। तो आपके ओलंपिक की जो ध्वज है वो 5 छल्लों की बनी हुई है। 5 छल्लों को 5 महादेशों का संकेत माना जाता है, और इन 5 छल्लों का 5 कलर होती है, लाल, हरा, पीला, नीला और काला। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अब आपको कुछ विशेष चीज़ों को जानना होगा। हम ओलंपिक खेल की बात कर रहे हैं और आज हम लोग स्लोगन जारी कर रहे हैं कि टोक्यो में तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड। ये हमारा आपका सक्सेस सारनाइज एकेडमी या मिशन विथ मनंजय कुंवर के चैनल पे यह स्लोगन चलनी चाहिए, तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड टोक्यो में। किसी ने कहा जापान में जय हो, तो टोक्यो में तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड। तो टोक्यो में सारे रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए क्या हमारे खिलाड़ी उस स्तर की तैयारी के साथ टोक्यो पहुंच रहे हैं? पहली महत्वपूर्ण बात है कि टोक्यो में 206 देश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे और उन खिलाड़ियों की संख्या है 11,090। कुल खेल जो हैं आपके 33 हैं और दांव पे लगे हुए हैं 339 गोल्ड। आपको याद होना चाहिए कि टोक्यो में इसके पूर्व भी 3 बार ओलंपिक का खेल आयोजित हो चुकी है 1964 में, 1972 में और 1988 में। आप देख सकते हो कि टोक्यो में ये 4थी बार ओलंपिक खेल आयोजित हो रही है। यहाँ पर दुर्भाग्य भारत का है कि हम लोग ओलंपिक जैसे बड़े खेल को आयोजित करने में अभी तक असफल रहे हैं। उस पर हम लोग अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर याद रखनी चाहिए कि यह 4थी ओलंपिक खेल आयोजित की जा रही है जापानियों के द्वारा, जापान के द्वारा। एक पॉइंट और भी उभर के आती है कि कोरोना काल में जब भारत अपने यहाँ शिक्षण संस्थानों को भी खोलने से गुरेज कर रहा है, या ये कहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है हमारे भारत में। दूसरी तरफ आप जापान को देखोगे कि जापान दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन को अपने यहाँ आयोजित करने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार है। यह बतलाता है वहाँ के सिस्टम और हमारे देश के सिस्टम के खोखलापन में, वहाँ के सिस्टम की उत्कृष्टता और हमारे देश के सिस्टम के नकारापन। दुनिया के सबसे दूरती नंबर की आबादी वाला देश और खुद को
दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल करने के लिए प्रयत्नशील हमारे देश में कहीं न कहीं कार्य करने की जो परंपरा है, उसमें कहीं न कहीं आप देखोगे कि खामियां हैं, जिन खामियों के कारण हम अपने देश में शिक्षण संस्थानों को भी नहीं खोल पा रहे हैं। और जापान ओलंपिक खेल को आयोजित करने जा रहा है 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक। दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले 206 देशों में से 11 देशों के लिए कुछ अलग रूल बनाए गए हैं। वे 11 देश कौन से हैं? वे 11 देश ऐसे हैं जिनके यहाँ डेल्टा वेरिएंट कोरोना का पाया गया है, जिसमें मलेशिया, वियतनाम, पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड जैसे देश शामिल हैं। इन 11 देश के खिलाड़ियों को जापान खेल शुरू होने के 5 दिन ही पूर्व पहुंचना है। मतलब अन्य देश के 206 देशों में इन 11 देश के खिलाड़ियों को छोड़ करके अन्य देश के खिलाड़ी वहां काफ़ी दिन पूर्व से पहुंच चुके हैं और वहां के स्थानीय माहौल में वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन इन 11 देशों में भारत के शामिल रहने से कहते हैं कि आज मोदी जी ने हमारे कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों से वार्तालाप की और उनको टोक्यो में परचम लहराने के लिए शुभकामनाएं दी। आपको याद होना चाहिए कि हम उन 11 देशों में शामिल हैं जो 5 दिन पूर्व ही वहां पहुंच सकते हैं, और पहला हमारा जत्था जो है वो 17 जुलाई को जा रहा है। और आपको याद होगा कि 21 जुलाई से 23 जुलाई को तो विधिवत वहां टोक्यो में आपका उद्घाटन कार्यक्रम और अन्य विधाएं शुरू होगी, लेकिन 21 से ही कुछ खेल शुरू हो जाएंगे। जैसे सॉफ्टबॉल की बात कर रहे हैं, बेसबॉल की बात कर रहे हैं, उन खेल आयोजनों को आप 21 जुलाई से शुरू होते हुए देख सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि जो भारत की जो उपलब्धियां हैं ओलंपिक में, 1896 ईस्वी में खेल शुरू होती है। 1900 ईस्वी में पहला खिलाड़ी के रूप में सर नॉर्मन पिरचॉर्ड ने पार्टिसिपेट किया था। ये एंग्लो इंडियन थे, ब्रिटिश मूल के भारतीय थे, और इन्होंने सिल्वर जीता भी था। लेकिन ये भारतीय नहीं थे, ये ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए इनके पदक को हम लोग अपना मानते हुए भी पूर्णतः अपना नहीं मानते। ओलंपिक में भारतीयों ने स्वर्णिम प्रदर्शन की थी हॉकी में, और हॉकी में हम लोगों ने 8 गोल्ड मेडल भी जीता है। व्यक्तिगत रूप से 1956 ईस्वी हेलेंसी के ओलंपिक में केदी जाधव ने रेसलिंग में पहला कांस्य पदक व्यक्तिगत रूप से जीता। आपको याद होनी चाहिए कि बाद में किसी अन्य को व्यक्तिगत रूप से पदक जीतते हुए हम लोगों ने ओलंपिक में नहीं देखा। केवल हॉकी ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां हम लोग पदक जीत रहे थे। 1980 मॉस्को ओलंपिक में हमने अंतिम गोल्ड जीता था हॉकी के क्षेत्र में। 80 के बाद 84, 1984, 88 और 92 लगातार 12 साल तक हमने कोई पदक ओलंपिक में नहीं जीती। याद होना चाहिए कि 1996 ईस्वी में, यानी कि 1884 से कह रहे 1984, 1988 और 1992, इन 3 लगातार ओलंपिक आयोजनों में भारत ने कोई पदक नहीं जीता। 1996 ईस्वी में अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने सिंगल लॉन टेनिस का ब्रॉन्ज मेडल जीता, और 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी ने, जिसने वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2004 में आप देखेंगे कि अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने आपका सिल्वर मेडल जीता था शूटिंग के क्षेत्र में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में। इस साल जो 2021 में 32वां ओलंपिक खेल आयोजित होने जा रही है, इस खेल में भारत सबसे बड़े दल के साथ पहुंच रहा है। पहली बार 126 सदस्यीय टीम है।
आपको अभी तक हम बतला रहे हैं कि 1996 में एक कांस्य, 2000 में एक ब्रॉन्ज, 2004 में एक सिल्वर, 2008 में आप देखोगे कि आपको 2 मेडल मिलते हुए, और फिर उसके बाद 2012 में हम लोगों ने लंदन ओलंपिक में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया जब 6 मेडल हम लोगों ने जीता। लेकिन 2016 में जो 31वां ओलंपिक खेल आयोजित की गई थी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, वहाँ पे हम लोगों ने मात्र 2 मेडल जीती, एक पीवी सिंधु ने और दूसरी साक्षी मलिक ने। साक्षी मलिक ने रेसलिंग के क्षेत्र में ब्रॉन्ज जीता और पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता आपके शटलर में। तो 2016 तक मात्र 2 पदक जीतने वाले इस देश से अगर उम्मीदें बढ़ी हुई है तो इस उम्मीद के पीछे हमारे बड़ी दल का होना और उन बड़े दल में कुछ ऐसे विशेष प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हम देख पा रहे हैं। आपको नज़र आनी चाहिए एथलेटिक्स में 26 लोगों का समूह है, लेकिन एथलेटिक्स में एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको जैवलिन थ्रोअर के रूप में देखेंगे, वह भाला फेंक में, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो आप उस पर नज़र रखिए। 26 लोगों में एकमात्र पदक की उम्मीद की जा सकती है और किसी अन्य ने जीता तो वो भी भारत के लिए खुशी का कारण होगा। रेसलिंग में 7 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें विवेश फोगट का नाम, आपने बजरंगी पुनिया का नाम, इन खिलाड़ियों का नाम सुनेंगी और इनसे पदक की उम्मीद भी करते हैं। गोल्फ में अनिवार लाहरी का नाम आप सुनते होंगे, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। तीरंदाजी में आप दीपिका कुमारी झारखंड से हैं, इनसे भी पदक की उम्मीद की जाती है। टेनिस में चौथी बार लगातार पार्टिसिपेट करने जा रही है आपकी सानिया मिर्जा जी, और आप देखोगे कि इन पे भी नज़र रखनी है। और फेसिंग में पहली बार भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। तलवारबाजी में इसके पहले पार्टिसिपेट नहीं किया है, तलवारबाजी में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इस बार फिर से देखेंगे हम। बॉक्सिंग में आप कई खिलाड़ियों पे, अमित पंघाल पे नज़र रखिए, विकास कृष्णन पे नज़र रखिए, पूजा कुमारी पे नज़र रखिए, मैरी कॉम पे नज़र रखिए। आप देखोगे कि इन खिलाड़ियों से जो हमारी उम्मीदें हैं, और उम्मीदें जब हमारी पूर्णतः सच्चाई में बदल जाएगी, तब फिर से एक नई वीडियो आएगी भारतीय खिलाड़ियों के परचम लहराने पे। तत्काल आप इस वीडियो के माध्यम से 2021 के ओलंपिक पे नज़र रखिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ी खेल आयोजन का नाम है ओलंपिक। व्यूअर्स के मामले में आपको याद होना चाहिए, दुनिया में 4-4 वर्षों पे ओलंपिक खेल आयोजित होती है। ओलंपिक के बाद एशियाड होती है, एशियाड के बाद कॉमनवेल्थ गेम होता है। ये 4-4 सालों पे आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़ी खेल आयोजनों में से एक होता है। ओलंपिक आयोजन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी खेल है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का होता है, आपको याद होना चाहिए, फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा व्यूअर्स के द्वारा देखा जाता है। यानी ये बतलाया जाता है कि 357 करोड़ लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप को देखा था। 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक हुई थी, उसको टेलीविज़न पे देखने वाले दर्शकों की संख्या 320 करोड़ थी, और जो हम लोगों ने विश्व कप क्रिकेट खेला, उसके देखने वाले दर्शकों की संख्या क्रिकेट में टीवी के माध्यम से 160 करोड़ थी। तो नज़र रखिए 23 जुलाई से 8 अगस्त तक शुरू होने वाली ओलंपिक खेल पर, और खुद के लिए इस संकल्प को दोहराइए, CTS, RTS और 4TS। हम भी सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे बलशाली साबित होंगे, और आने वाले दिनों में न केवल इन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी परचम लहरा करके टोक्यो में सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए देखेंगे, बल्कि हम और आप भी अपने जीवन में उच्च स्तरीय को सपने को पूरा करने के लिए
हर वो संभव प्रयास करेंगे और साबित करेंगे संपूर्ण लोगों के बीच में खुद को सबसे तेज, सबसे सीटीएस, सबसे आरटीएस, सबसे फोर्टीएस। तो समसामयिक मुद्दे पे, ओलंपिक पे ये कैसा आपको वीडियो नज़र आया? कम समय में आपको ये पूरी करने की कोशिश की गई है। खेल के ऊपर वीडियो बनेगी, बहुत कुछ बतलाना चाहते हैं हम। अभी आपने देखा होगा कि यूरो कप में इटली ने इंग्लैंड को पराजित करके चैंपियन होने का गौरव हासिल किया। आप सुन रहे होंगे कि क्रिस गेल T20 मैच में 14,000 रन से भी ज़्यादा बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी साबित हुए। आपने ये भी सुन रखा होगा कि IPL मैच जो बीच में अचानक स्थगित हो गई है, उसको UAE में आयोजित की जाएगी 19 सितंबर 2021 से 15 अक्टूबर के बीच में। तो आने वाले दिनों में समसामयिक मुद्दे पे हम सबसे संक्षिप्त और सबसे सरल ढंग से आप तक विभिन्न तथ्यों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसको अगर याद रख पाते हैं तो उम्मीद कीजिए कि आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में समसामयिक इश्यूज पे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने जा रहा है। आप खुद देखोगे कि क्या हमने कोई ऐसा तथ्य छोड़ा आपको। हाँ, अब आप ये अमित पंघाल का नाम हो, विकास कृष्णन का नाम हो, PV सिंधु का नाम हो, दीपिका कुमारी का नाम हो, आप विवेश फोगट का नाम हो, बजरंग पुनिया का नाम हो, आप सौरभ चौधरी का नाम हो, आप इन नामों पर नजर रखिए। ये वे नाम हैं जो आने वाले दिनों में भारत की श्रेष्ठता को संपूर्ण विश्व में स्थापित करते नजर आएंगे। इनकी गौरव गाथा पर फिर हम आपसे जुड़ेंगे 8 अगस्त के बाद। ओलंपिक में क्या भारत को हासिल हुआ, अभी तत्काल इन सभी खेल के महान खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी शुभकामनाएं इन खिलाड़ियों के साथ यह कहते हुए समाप्त होगी कि टोक्यो ओलंपिक में तोड़ दीजिए सभी पुराने रिकॉर्ड को, बनाइए भारत के लिए एक नया इतिहास। वंदे मातरम, जय हिंद।